जहाँ तक अदलिया रहेगी तो अदलिया बतौर इदारा मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर फैसले पहले से मालूम हो कि वो फैसले सेक्टर कमांडर्स ने करने हैं, सेक्टर कमांडर्स छोड़ें, अब तो सेक्टर कमांडर फिर भी ब्रिगेडियर होता है, अब तो यहाँ पे कर्नलों, मेजरों, हवालदारों पर मामलात आ चुके हैं। तो वहाँ पर कौन सी अदलिया, कौन से जज और उन जजेस को हम किस बात की 30-30 लाख तनख्वाहें दें जिनके इतनी हिम्मत ना हो कि वो आम साइल छोड़ें, वो अपने जज का केस ना सुन सकते हों। अपना जज जो इंसाफ मांगने के लिए साइल के जगह पर खड़ा हो जाए और कहे मुझे सुन तो लें, मैं फरीक हूँ, जस्टिस तारिक मुहम्मद जहांगीरी, वो कहें नहीं आपको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेंटेनेबिलिटी तय करेंगे। वो कौन से जज बैठे हुए हैं? ये जस्टिस के आगा क्या है? क्या हम नहीं जानते पीपल्स पार्टी से उनकी क्या वाबस्तगी रही है और अब वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हेड बने हैं वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में। जहाँ पर कुछ इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट जजेस हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन गए हैं। जहाँ पर पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस नहीं बनते। सबको मालूम है क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो जाहिर बात है, मुझे तो कभी कभी अब लगता है कि शायद जैक ब्रांच के जो जजेस हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। मैं बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और इनकी मौजूदगी में मुझे बोलना बहुत अजीब लग रहा है। मेरे मेंटोर भी बैठे हुए हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी, आपने उनको बुजुर्ग कह दिया, अभी भी नौजवान है, हमसे ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम सब लोग तो सहाफ़ी हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं वो या वकला हैं या सियासतदान हैं। और ये दोनों लोगों ने ना सिर्फ डिसअपॉइंट किया है आवाम को, बल्कि बिट्रे भी किया है। और हमारी पीठ में अगर छुरा घोंपा गया है तो वो हमारी उन सियासी जमातों ने घोंपा जो कहते थे वोट को इज्जत देंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे। हमारी बार एसोसिएशंस ने घोंपा। आप देखिए जिस दिन वक्त ये आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नोटिफिकेशंस जारी कर रही हो कि वो DHA के साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत से वकला रहनुमाओं के लिए भी वक्त है कि शायद उनको या तो वकालत छोड़ देनी चाहिए या कम अज़ कम ऐसी जो तकरीबात हैं उनका इनकाद मुमकिन नहीं होने देना चाहिए। जैसे यहाँ पर बार बार रोक दिया जाता है, जब कोई वकला की गैदरिंग जो हुकूमत की मंशा के मुताबिक ना हो वो रोक दी जाती है, तो फिर ऐसी तकरीबात का इनकाद कैसे मुमकिन होता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अदलिया रहेगी तो अदलिया बतौर इदारा मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर फैसले पहले से मालूम हो कि वो फैसले सेक्टर कमांडर्स ने करने हैं, सेक्टर कमांडर्स छोड़ें, अब तो सेक्टर कमांडर फिर भी ब्रिगेडियर होता है, अब तो यहाँ पे कर्नलों, मेजरों, हवालदारों पर मामलात आ चुके हैं। तो वहाँ पर कौन सी अदलिया, कौन से जज और उन जजेस को हम किस बात की 30-30 लाख तनख्वाहें दें जिनके इतनी हिम्मत ना हो कि वो आम साइल छोड़ें, वो अपने जज का केस ना सुन सकते हों। अपना जज जो इंसाफ मांगने के लिए साइल के जगह पर खड़ा हो जाए और कहे मुझे सुन तो लें, मैं फरीक हूँ, जस्टिस तारिक मुहम्मद जहांगीरी, वो कहें नहीं आपको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेंटेनेबिलिटी तय करेंगे। वो कौन से जज बैठे हुए हैं? ये जस्टिस के आगा क्या है? क्या हम नहीं जानते पीपल्स पार्टी से उनकी क्या वाबस्तगी रही है और अब वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हेड बने हैं वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में। जहाँ पर कुछ इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट जजेस हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन गए हैं। जहाँ पर पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस नहीं बनते। सबको मालूम है क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो जाहिर बात है, मुझे तो कभी कभी अब लगता है कि शायद जैक ब्रांच के जो जजेस हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे हाई कोर्ट्स के जजेस नहीं इंडिपेंडेंट, ये कंप्रोमाइज्ड हैं। यहाँ पर हालत ये हो गई है कि यहाँ पर तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो आपका सदर है वाजिद गिलानी, वो करोड़ के चेक पकड़ रहा होता है लॉ मिनिस्टर से और अपने मेंबरान के खिलाफ वो इंसदाद दहशतगर्दी की FIR कटवा रहा है। और वो FIR भी झूठी FIR, एक लफ्ज झूठ, और वो अभी तक अपने दफ्तर में बैठा हुआ है और वकला जाके उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप FIR वापस ले लें। ये कौन सा वक्त आ गया है? और फिर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का वो सदर है रऊफ अता, वो एक भूखे नंगे सूबे से 10 करोड़ का चेक ले रहा है बलूचिस्तान से। क्या कौन सा वक्त आ गया है? हमारे वकला को जिस तरह पहले इन्होंने सहाफ़ियों को प्लाट लेने पर लगा दिया था, अब इन्होंने वकला को प्लाट लेने पर लगा दिया है। अब वो प्लाट के सारा वक्त बैठ के बार काउंसिल्स में ये डिस्कस हो रहा होता है कि वो 50 लाख का प्लाट लिया था तो DHA से एग्रीमेंट के बाद 2 करोड़ का हो गया, डेवलप होगा 4 करोड़ का हो गया। ये रूल ऑफ लॉ डिस्कस हो रहा है।
इस मुल्क में ना अदलिया है ना मीडिया है, तमाम का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं एजाज सैयद को सेकंड करता हूँ कि वो सरकार से मंजूर शुदा जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो जजेस हैं वो सरकार के मंजूर शुदा फैसले दे रहे हैं। तो फिर एक ऐसी अदलिया, ऐसा मीडिया, तो उसके बाद फिर कहाँ पे आप ने वो जो लड़ाई लड़नी है, अगर कोई रूल ऑफ लॉ की, अगर कोई जमहूरियत की, अगर आइन की बहाली की, वो लड़ाई लड़नी आपने किन से है? उनसे जिनके पास बंदूकें हैं या उनसे जो उन बंदूकों वालों के साथ मिल गए हुए हैं? तो मेरे ख्याल में सबसे पहले अपने घर से सफाई करनी होगी। पहली लड़ाई जो आपके अपने अंदर है उनसे लड़नी होगी। आगे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले DHA से एग्रीमेंट साइन हो की गैदरिंग है। पहले मैं नून लीग में होता था, अब मैं PTI में हूँ। अमली तौर पे ये गैदरिंग हो रही है, बताएंगे गैदरिंग के यही तो इल्ज़ाम हम पे लगता रहा। पहले आप लोग ही कहते थे कि हम पटवारी हैं, अब हमें कहा जाता है कि हम यूथे हो गए, माजरत के साथ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि कम से कम यूथफुल तो है ना, कम से कम कुछ चाह रहे हैं, कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो उसका आप जो भी काफ़िया बना लें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज PTI के इतने सीनियर लीडरशिप हमारे साथ मौजूद है। इनमें से बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जो हम जैसे सहाफ़ियों को प्रोग्राम के लिए टाइम देते हैं और इंटरव्यू के लिए वक्त देते हैं। और मैं आज सोच रहा था कि मैं आज यहाँ तकरीर करने की बजाय आप सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कोई एक दो सवाल ही कर लूँ तो मेरा व्लॉग भी हो जाएगा, आपका फंक्शन भी। मगर मेरे ख्याल में मैं बतौर सहाफ़ी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अब इमरान खान को रिहा करो का नारा तो मैं लगा नहीं सकता, और ना ही मैं ये नारा लगा सकता हूँ कि शहबाज शरीफ को रिहा करो, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। हम नारे तो नहीं लगाते ना। हाँ, अगर कोई हमारा सहाफ़ी कैद हो जाए, उसके खिलाफ मुकदमा बन जाए, आज़ादी सहाफ़त के लिए हम ज़रूर नारा लगाते हैं। और आज़ादी सहाफ़त के लिए भी जो नारा लगाते हैं, वो असतूर ने बड़ी अच्छी बात की कि जो पीका का कानून है वो सिर्फ सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी नहीं करता। बुनियादी तौर पे अगर शहरियों की ज़ुबानबंदी हो रही है तो मीडिया ने तो वही दिखाना होता है ना जो शहरी बोल रहे होते हैं। तो अगर शहरियों को ही नहीं बोलने दिया जाएगा, सियासतदानों की ज़ुबानबंदी होगी, तो फिर सहाफ़ी आज़ादी लेके क्या करेगा? सहाफ़ी माइक पकड़ के किधर जाएगा, किससे बात करेगा और क्या चलाएगा टीवी पे? अगर शहरी नहीं बोलेंगे खौफ के मारे, सियासतदान तकरीरें नहीं करेंगे, कानूनदान जो हैं वो वकालत नहीं करेंगे, जज आज़ादाना फ़ैसले नहीं देंगे, कानून साज असम्बली के जो अरकान हैं वो आज़ादाना तौर पे आइन साजी, कानून साजी नहीं करेंगे, तो हम अपना माइक लेके क्या हवा में चलाएंगे? माइक को हम हवा में तलवारबाजी करेंगे? तो बुनियादी तौर पे जो आज़ादी सहाफ़त है या आज़ादी इज़हार राय है, ये वो कॉमन ग्राउंड है जो सबसे ताकतवर ग्राउंड है किसी भी सोसाइटी को मुतहर्रिक करने का या तहरीक चलाने के लिए। और इस वक्त एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार जो वकला की बड़ी तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, वो मुकम्मल तौर पे काबू में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार और DHA का कल एक मुआहदा होने जा रहा है, और असतूर ने बिल्कुल ये सही बात की कि अब जिस सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जमहूरियत की बहाली की बातें होती थी, चीफ जस्टिस की बहाली की बातें होती थी, अब उस सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर ये बात हो रही है। बल्कि मैं खुद अपना एक ज़ाती मुशाहदा बताऊँ, मैं आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जब सुबह सुबह आते हैं तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के एक जो बार एसोसिएशन के जो इंतज़ामी साइड के इंचार्ज हैं, वो राजा साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, तो वो उधर खड़े होते हैं। तो जो वकील आता है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, तो राजा साहब को देख कहता है, राज साहब प्लाटा दा की कर रहे हो? तो मैंने एक दिन राजा साहब से मजाक किया, मैंने कहा राज साहब तुसी ते हुन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, तुसी कर्नल हो गए हो, क्योंकि तुहाडा DHA दे नाल मुआहदा हो गया। तो ये सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकला जिन्होंने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को
भगाया और जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब जो थे, सुरखेल थे उस वकला तहरीक के, आज सुप्रीम कोर्ट बार के वकला 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कुछ अदलिया के साथ हुआ है और जो कुछ जिस तरह का जुडिशल कमीशन बना है, वो आज वकला कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। अब आप ये देख लें कि ये भी एक वकला का कन्वेंशन है। मैंने तो मजाक किया था कि यहाँ पे सिर्फ इमरान खान की रिहाई के नारे लग रहे हैं, मगर यहाँ पे भी हमें ज़्यादा तादाद जो है वो शायद PTI के लॉयर्स की ही नज़र आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों को भी यहाँ पे होना चाहिए था, बार कौंसिल के, अपनी बात बेशक अपनी अपनी करते हैं लेकिन इकट्ठे तो होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सीनियर वकला हैं, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर हैं। इनसे बड़ा साथी कौन होगा आसमा जहांगीर का? मगर आज ये लोग आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में अपनी ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और यहाँ होटल में बैठ के इनको वो बातें करनी पड़ रही हैं जो बातें आसमा जहांगीर सारी ज़िंदगी करती रही, और आज उनके नाम के बने हॉल में बैठ के ये वकला वो बातें नहीं दोहरा सकते। इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में अपनी स्पेस नहीं ले पाए तो फिर अमराना कुव्वतों से आप अपनी स्पेस कैसे लेंगे? दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर कोई एज अ कोर्ट रिपोर्टर जो मैं देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर किसी किस्म की ऐसी कोई तहरीक ही नहीं है, कोई गुफ्तगू ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं है कि भाई 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया के साथ क्या हो रहा है, या जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में चल कर आए हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, क्या इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। और हालात इतने ख़राब हैं कि जनरल मुशर्रफ का अटॉर्नी जनरल 7 साल जो अटॉर्नी जनरल रहा, आज उसका सीना भी फट गया। और डाउन अखबार में आप देख सकते हैं कि आज साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब एडवोकेट मखदूम अली ख़ान ने एक अपना कमेंट लिखा है डॉन में, और उन्होंने भी कहा है कि जो कुछ ये 5 जजेस के